प्रीविया बनो। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री में चैप्टर 2 सॉल्यूशन में। आज पढ़ेंगे अवाष्पशील विलेय वाले विलेन के लिए राउल्ट का नियम। इसको इंग्लिश में कहते हैं राउल्ट लॉ ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं वाष्प दाब का राउल्ट का नियम। तो आज उसी के आगे हम इसको पढ़ेंगे। तो आज यहाँ पर ध्यान देंगे, ये अवाष्पशील विलेय कहने का मतलब कोई ऐसा विलयन है जिसमें विलेय जो विलेय मिलाया गया है वो अवाष्पशील है, यानी कि कोई विलयन दो घटकों से मिलकर के बनता है, एक विलायक और दूसरा क्या होता है विलेय। ये हमारा क्या है विलायक है और बी क्या है विलेय। जिसको हम विलायक को सॉल्वेंट कहते हैं, इसको क्या कहेंगे सॉल्यूट कहेंगे। यहाँ पर ध्यान देंगे जो ये विलेय इसमें मिलाया गया है, ए में बी को जो मिलाया गया है एक ऐसा है अवाष्पशील विलेय। यहाँ पर ध्यान देंगे इस अवाष्पशील विलेय कौन सा है बी। तो इसके लिए वाष्प दाब नहीं लगता है। कहने का मतलब यहाँ पर अगर से कोई भी विलयन में कोई अवाष्पशील विलेय मिला हुआ है तो उसमें उसका वाष्प दाब क्या होता है नहीं होता। तो यानी कि इसका वाष्प दाब क्या होगा पीवी, यानी कि पीवी यहाँ पर क्या है विलेय का वाष्प दाब ये जो है नहीं लगता है इसमें। तो इसको हम अगर से लिखना चाहें तो किस प्रकार से लिखेंगे, कह सकते हैं अवाष्पशील विलेय, इधर लिख देते हैं अवाष्पशील विलेय। इसको कैपिटल बी से प्रदर्शित करते हैं अवाष्पशील विलेय। यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर कैपिटल बी से प्रदर्शित किया गया है का वाष्प दाब को हम यहाँ पर किससे प्रदर्शित किए हैं पीवी से। ये विलेय का वाष्प दाब है, ये नहीं होता। यहाँ पर ये कोई भी विलयन में जब अवाष्पशील विलेय मिला होता है उस समय उसका वाष्प दाब नहीं होता। अब यहाँ पर अगर से इसको हम परिभाषित करें तो किस प्रकार से कह सकते हैं, अतः यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसका अगर से यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर से इसका टेम्परेचर को स्थिर रखा जाए, कांस्टेंट रखा जाए, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा अवाष्पशील विलेय जिसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट युक्त विलयन का वाष्प दाब अर्थात पी, विलायक के वाष्प दाब, यहाँ पे ये विलायक के वाष्प दाब अर्थात पी ए के क्या होता है बराबर होता है। यानी कि इस पूरे विलयन का वाष्प दाब क्या है पी है और यहाँ पर विलायक का वाष्प दाब क्या है पी ए है और यहाँ पर विलेय का वाष्प दाब क्या होगा पी बी होगा। तो यानी कि यहाँ पर विलयन का वाष्प दाब इस विलायक के वाष्प दाब के क्या होता है बराबर होता है। कहने का मतलब यहाँ पर डिफाइन कैसे लिखेंगे, इसका लिखेंगे स्थिर ताप पर अवाष्पशील विलेय जिसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब
वाष्प दाब, युक्त विलयन का वाष्प दाब, यहाँ पर देखिए युक्त विलयन का वाष्प दाब को हम यहाँ पर किससे प्रदर्शित किए हैं? P से। इस विलयन का पूरा वाष्प दाब क्या है? P। तो यानी कि विलायक के वाष्प दाब, विलायक के वाष्प दाब के बराबर होता है। अर्थात ये जो है ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब P इक्वल टू किसके हो जाएगा? विलायक के वाष्प दाब। विलायक के वाष्प दाब यहाँ पर किससे प्रदर्शित किया गया है? PA से। ब्रैकेट में यहाँ पर लिख दिए हैं PA किसके बराबर है? PA। तो उसी प्रकार से कह सकते हैं, तो यहाँ पर P इक्वल टू किसके हो जाएगा? PA। अर्थात अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब ये किसके बराबर है? विलायक के वाष्प दाब के। यहाँ पर विलायक के वाष्प दाब पर, तो इसको हम और किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं? कह सकते हैं स्थिर ताप पर किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन में विलायक का वाष्प दाब इसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। कहने का मतलब इसको लिखेंगे स्थिर ताप पर किसी अवाष्पशील स्थिर ताप पर किसी अवाष्पशील विलेय स्थिर ताप पर किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन यहाँ पर लिखते हैं विलयन में विलायक का वाष्प दाब विलायक का वाष्प दाब को हम किससे प्रदर्शित किए हैं? PA से। विलायक का वाष्प दाब, यहाँ पर विलायक का वाष्प दाब PA, इसको प्रदर्शित करेंगे इसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। कहने का मतलब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ये इसके मोल प्रभाज को हम यहाँ पर सिंबल में लिखेंगे x a से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर ये जो होता है ये विलायक का मोल प्रभाज, तो यानी कि यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? P A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A का मोल प्रभाज, यानी कि A क्या है? विलायक का मोल प्रभाज। यानी कि यहाँ पर ध्यान देंगे इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का अगर निशान को हम हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा। अर्थात यहाँ पर PA इक्वल टू क्या हो जाएगा? K हमारा क्या है? एक स्थिरांक है, कांस्टेंट। इसको हम लिख सकते हैं x a। अर्थात यहाँ पर एक x a क्या है? विलायक का मोल प्रभाज। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर इसको इक्वेशन मान लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे अगर से यहाँ पे हमारा ये विलायक यहाँ पे यदि शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था का मतलब है यहाँ पर और इसमें कुछ चीजें ना मिला, तो यहाँ पर और कुछ चीजें ना मिला, उस कंडीशन में देखेंगे यहाँ पर यदि शुद्ध विलायक हो तो
अगर से यहाँ पे शुद्ध विलायक होगा तो यहाँ पर इस विलायक का यहाँ पर देखेंगे विलायक का वाष्प दाब ये क्या हो जाएगा यहाँ पर P0A। यहाँ पे जब देखेंगे PA कब था, इसका इस विलायक का वाष्प दाब कब था, जब इसमें कोई अवाष्पशील विलेय मिला था, तब उस समय इसका इस विलायक का वाष्प दाब क्या था, PA था। कहने का मतलब इसमें जो अवाष्पशील विलेय मिलने के बाद उस विलायक का वाष्प दाब यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा PA। लेकिन अगर से अवाष्पशील विलेय ना मिला हो तो उस समय उस विलायक का वाष्प दाब क्या हो जाएगा यहाँ पर P0A हो। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि अगर से यहाँ पे दो घटक यानी A और B यानी कि मोल प्रभाज A और यहाँ पर मोल प्रभाज B, इन दोनों के घटकों का सदयोग कितना होता है, योग 1 होता है। तो यहाँ पर यदि एक घटक नहीं है, इसमें अनुपस्थित है, तो उस समय XA की वैल्यू क्या होगा 1, यानी कि यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू A मोल यहाँ पर हो जाएगा XA इक्वल टू हो जाएगा 1, यहाँ पर XA इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पर ये देखेंगे XA इक्वल टू कितना हो गया 1, तो यहाँ पर देखेंगे P0A, यहाँ पर लिख सकते हैं PA की जगह पर हम लिख सकते हैं P0A, पहले का मतलब हो जाएगा P0A इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, K इंटू 1 की जगह पर XA की जगह पर लिखेंगे 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा P0A इज इक्वल टू किसके बराबर है, K के। तो यदि अगर से हम इस K की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रख दें, यहाँ पर हम नीचे लिख देते हैं इस K की वैल्यू लिखेंगे समीकरण 1 से क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा PA इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर K इंटू, तो यहाँ पर एक K की जगह पर हम लिख सकते हैं यहाँ पर P0A इंटू XA, यहाँ पर ये लिखा जा सकता है XA, तो इसको हम मान सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। जिस प्रकार से हम यहाँ पर ये A के लिए निकाले हैं, यहाँ पर एक विलायक का वाष्प दाब यहाँ पर निकला है, उसी प्रकार से हम ये विलेय का भी वाष्प दाब निकाल सकते हैं। इसी प्रकार लिख सकते हैं विलायक के, इसी प्रकार कह सकते हैं ये PV अर्थात ये विलेय का वाष्प दाब। विलेय का वाष्प दाब का मतलब जब शुद्ध अवस्था में सिर्फ विलेय हो, यहाँ पर विलायक ना हो, उस कंडीशन में यहाँ पर क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में यहाँ पर PV इक्वल टू क्या हो जाएगा P0B इंटू ये क्या हो जाएगा FB। यहाँ पर इस तरीके से इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इसको हम एक चीज ध्यान देंगे, हम जानते हैं कि यहाँ पर दो घटकों के मोल प्रभाज का योग सदैव क्या होता है 1। कहने का मतलब यदि इसमें दोनों घटक मिले हों, A और B दोनों घटक मिले हों, उस समय दोनों का योग कितना हो जाएगा यहाँ पर 1। यहाँ पर घटक A प्लस यहाँ पर घटक B, यानी कि इन दोनों घटकों का योग कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पे XA की वैल्यू क्या होगी, XA इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पर हो जाएगा XB, यहाँ पर ये हो जाएगा XA इक्वल टू 1 माइनस XB। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके आगे यहाँ पर ऐड कर देते हैं, तो इसको हम यहाँ पर मिटा देते हैं, यहाँ पर इसको आगे देखेंगे। यहाँ पर इसको हम यहाँ पर मान लिया समीकरण कौन सा है, समीकरण 2। अब यहाँ पर XA की वैल्यू को हम यहाँ पे समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 2 से समीकरण
2 से, या इसको लिख सकते हैं इसका मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पर ये हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा PA इज इक्वल टू हो जाएगा P नॉट A और इनटू यहाँ पे ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी, 1 माइनस एक्स बी। यहाँ पर इसको इस तरीके लिखेंगे, यहाँ पर P A इक्वल टू हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका एक बार इसमें एक बार इसमें, ये क्या हो जाएगा P नॉट A, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा इनटू P नॉट A और यहाँ पर हो जाएगा एक्स बी। इस तरीके से यहाँ पर इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस बीच में हो जाएगा P नॉट A माइनस P नॉट A इनटू क्या हो जाएगा एक्स बी। तो यानी कि इस इक्वेशन से एक्स बी इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे विलेय का मूल प्रभाज, विलेय का मूल प्रभाज इज इक्वल टू यहाँ पर ये हो जाएगा, इसको हम ये लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं P नॉट A माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा P A, अब आगे हो जाएगा P नॉट A। इस तरीके से इसको यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये विलायक का मूल प्रभाज, ये क्या हो जाएगा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माइनस यहाँ पे अवाष्पशील विलेय युक्त विलायक का वाष्प दाब, और ये क्या है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, जहां या लिखेंगे जहां यहाँ स्टार्टिंग से लिखते हैं, जहां पर P क्या है, जहां पर P क्या है विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। और देखेंगे यहाँ पर PA क्या है, PA क्या है विलायक का विलयन के वाष्प दाब, यानी कि विलायक का विलयन विलायक का विलयन में वाष्प। और देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पर P नॉट A क्या है, P नॉट A जो है यहाँ पर देखेंगे शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। और उसके आगे देखेंगे P नॉट A, यहाँ पर देखेंगे P नॉट A माइनस PA, ये क्या है P नॉट A माइनस PA, ये इक्वल टू देखेंगे यहाँ पर वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में क्या है अवनमन। और यहाँ पर देखेंगे P नॉट A माइनस PA, P नॉट A माइनस PA अपान यहाँ पर PA, इसको सामूहिक रूप से क्या बोला जाएगा, यहाँ पे इसको बोल सकते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। यहाँ पर ध्यान देंगे एक क्वेश्चन पेपर में जो पूछता है, एक तो पेपर में यहाँ पर एक पूछेगा अवाष्पशील विलेय वाले विलयन के लिए राउल्ट का नियम क्या होगा, उसके लिए सेम इसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से उठता है, यहाँ पे ये आएगा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है। इस इक्वेशन को देखेंगे, यहाँ से इस इक्वेशन से ही इसका डेफिनेशन यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर इक्वेशन को मान लेते हैं, कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3 है।
तो यानी कि इसको किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पर ये कह सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे स्थिर ताप पर किसी अवाष्पशील विलय युक्त विलयन, अवाष्पशील युक्त विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन उसके विलयन के मोल प्रभाज, उसके विलय के, यहाँ पर बी क्या है, विलय, उसके विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो इस सूत्र को देख करके, इस सूत्र से हम यहाँ पर इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो डिफाइन किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पर उसको हम लोग कर देते हैं। यहाँ पर देखेंगे, लिखेंगे, कहने का मतलब इसको हम किस प्रकार से परिभाषित करेंगे, यहाँ पर अर्थात क्या करते हैं, स्थिर ताप पर किसी अवाष्पशील विलय, किसी अवाष्पशील विलय, स्थिर ताप पर किसी अवाष्पशील, यहाँ पर देखेंगे अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के, विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन उसके विलय के, मोल प्रभाज के बराबर होता है। यहाँ पर ये इस डिफिनीशन से, इस फार्मूले से ही इसका यहाँ पर डिफिनीशन यहाँ पर लिखा जा सकता है। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, स्थिर ताप पर किसी अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, इतने को हम क्या बोलते हैं, ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन उसके विलय के मोल प्रभाज, ये क्या है यहाँ पर, विलय के मोल प्रभाज, ये दोनों आपस में क्या होता है, दोनों आपस में बराबर होता है। यही क्या होता है, यही क्या कहलाता है, ये यहाँ पर आपेक्षिक अवनमन। तो यहाँ पर पेपर में ये दोनों नाम से आ सकता है कि यहाँ पर दे देगा आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, या यही डायरेक्ट पूछ लेगा अवाष्पशील विलय वाले विलयन के लिए राउल्ट का नियम बताइए। तो यहाँ पर ये किसी भी एंगल से पूछ सकता है क्वेश्चन में। तो इसके आगे यदि हम इसको क्वेश्चन को यहाँ पर और बढ़ाना चाहें तो यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर इस यानी समीकरण 3 से कह सकते हैं, समीकरण 3 से हमारा यहाँ पर क्या, एक बार पुनः दोबारा लिख देते हैं। यहाँ पर मोल प्रभाज ऑफ बी और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी ए अपान क्या हो जाएगा, पी नॉट ए। यानी कि ये यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पर देखेंगे जो यहाँ पर मोल प्रभाज ऑफ बी यानी कि विलय का मोल प्रभाज, विलय के मोल प्रभाज को हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि विलय के मोल प्रभाज को
यहाँ पर किस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी किसी भी विलेन में दो घटक हैं, यहाँ पर मान लेते हैं A और B दो घटक हैं, तो B का मोल प्रभार हमको निकालना है, तो B का मोल प्रभार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B का मोल प्रभार निकालें, B का मोल प्रभार इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा B के मोलों की संख्या अपान A की मोलों की संख्या प्लस यहाँ पर B के मोलों की संख्या, दोनों का योगफल होता है। या उसी को एक लाइन में कह सकते हैं कि B के मोलों की संख्या अपान टोटल मोलों की संख्या। तो यानी कि यहाँ पर ये लिख सकते हैं, तो यानी कि ये XB यानी कितना बराबर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर XB यहाँ कह सकते हैं, चूंकि X ये विलेय का मोल प्रभार इसको क्या होता है, ये विलेय के मोलों की संख्या अपान ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर विलायक की मोलों की संख्या प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा B के मोलों की संख्या, B के मोलों की संख्या। लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ पर ये n इक्वल टू क्या होता है W अपान M, जहाँ पे W क्या है, ये द्रव्यमान है और यहाँ पर M क्या है, आणविक द्रव्य, यहाँ पर क्या है आणविक द्रव्यमान। यानी कि हम यहाँ पे NB इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यानी कि विलेय के मोलों की संख्या को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं विलेय का भार, लिख सकते हैं विलेय का भार अपान यहाँ पर क्या हो जाएगा विलेय का आणविक द्रव्यमान अपान ये क्या हो जाएगा विलायक के मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर विलायक का द्रव्यमान अपान ये क्या हो जाएगा विलायक का आणविक द्रव्यमान प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा B के लिए, यहाँ पर B के लिए B के मोलों की संख्या यानी कि WB अपान यहाँ पर क्या हो जाएगा MB। तो इस तरीके से यहाँ पर XB इक्वल टू यहाँ पर इतना लिख सकते हैं। तो यानी कि यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे कि यदि ये हमारा नीचे लिख देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये अगर से कह सकते हैं यहाँ पे डाइल्यूट सॉल्यूशन, यहाँ पर कह सकते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन या तन, इसको हिंदी में कहते हैं तन विलयन। तन विलयन में विलेय की मात्रा विलेय की मात्रा क्या होता है, बहुत कम होता है, विलेय की मात्रा कम होता है। अतः इसको हम कह सकते हैं, अतः इसे नगण्य मानने पर, यानी कि यहाँ पे WB अपान MB को यहाँ पे नगण्य मानने पर ये क्या हो जाएगा, इधर का हम मिटा देते हैं, यानी कि यहाँ पे इसको यदि नगण्य मान लिया जाए तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा XB इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर WB अपान यहाँ पर क्या हो जाएगा MB अपान ये हो जाएगा WA अपान यहाँ पर हो जाएगा MA। यहाँ पर कह सकते हैं अगर नगण्य मान लिया जाएगा तो WB अपान MB इक्वल टू क्या हो जाएगा, तब WB अपान MB इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यानी कि अगर सेंचुरी की जगह पे 0 रख के इसको जोड़ा जाएगा जिसके मान में कोई परिवर्तन नहीं है। तो यहाँ पर तो ये हमारा नया इक्वेशन क्या बन जाएगा, यहाँ पे XB इक्वल टू WB अपान क्या हो जाएगा MB। तो यानी कि इसका हम यहाँ पे इस इक्वेशन में इसका मान रखें, यानी समीकरण नंबर 3 में ये हमारा इक्वेशन क्या था, इक्वेशन नंबर 3 ही था। यानी कि समीकरण या यहाँ लिख सकते हैं
इस मान को लिखेंगे, इस मान को समीकरण 3 में रखने पर, तो यानी कि यहाँ पर इस यानी कि x d की जगह पर हम इतना वर्ड हम कहाँ लिख सकते हैं, यहाँ। यानी कि ये हमारा नया इक्वेशन क्या बन जाएगा, यानी कि WB अपान MB, ये अपान हो जाएगा WA अपान हो जाएगा MA इज इक्वल टू, ये हो जाएगा किसके बराबर है, P0A माइनस PA अपान ये हो जाएगा P0A। ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। तो यदि हम ये जो अपान में लिखा गया है, डिवाइड में लिखा गया, इसको यदि मल्टीप्लाई में लिखें तो ये क्या हो जाएगा, MA ऊपर चला जाएगा, यानी कि WB इंटू क्या हो जाएगा, MA। यहाँ पर WB इंटू MA हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा WB इंटू यहाँ पर MA अपान यहाँ पर क्या हो जाएगा MB इंटू क्या हो जाएगा WA। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई में कर देंगे और यहाँ पहले कितना था, डिवाइड में, इज इक्वल टू किसके बराबर, यहाँ पर हो जाएगा P0A माइनस क्या हो जाएगा PA अपान P0A। तो इस इक्वेशन को यहाँ से हम अगर से MB की वैल्यू को हम यहाँ से लिखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान देंगे, ये जो है ऐसे तिरछा मल्टीप्लाई करेगा, फिर ये मल्टीप्लाई इस तरीके से, तो MB बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, MB इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे ये हो जाएगा WB इंटू ये हो जाएगा MA इंटू हो जाएगा P0A अपान क्या हो जाएगा, यहाँ पे WA ब्रैकेट में लिखेंगे P0A माइनस PA। इसको खोल करके भी इसमें मल्टीप्लाई भी करके लिख सकते हैं। तो इस यहाँ से ये क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे इस इक्वेशन से, यानी कि विलेय के आणविक द्रव्यमान, यानी कि हम आवासशील विलेय वाले विलयन के राउल्ट के नियम से यहाँ पर कोई भी विलेय का आणविक द्रव्यमान हम इस इक्वेशन से हम बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि हम यहाँ पर सपोज करें कि यहाँ पर विलेय का द्रव्यमान दिया हो, और विलायक का यहाँ पे आणविक द्रव्यमान पता हो, और यहाँ पर शुद्ध विलायक का यहाँ पर वाष्प दाब पता हो। यानी कि अगर से इसमें से इन सभी में से कोई भी चीज एक चीज नहीं दिया है, बाकी सभी चीजें दिए गए हैं, तो इससे हम इस फार्मूले से कहने का मतलब आवासशील विलेय वाले विलयन के राउल्ट के नियम से यहाँ पर विलेय के आणविक द्रव्यमान का गणना कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें इस क्वेश्चन को 2-3 टाइप में पेपर में पूछा जाता है। एक तो जैसे ऐसे आवासशील विलेय वाले विलयन के लिए राउल्ट का नियम किसे कहते हैं, इसका ड्राइव करिए, तो इसका समीकरण सही समझाइए, और तथा उसमें ये देखेंगे उसमें वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को भी किस प्रकार से परिभाषित करेंगे, उसका रासायनिक समीकरण भी दीजिए। रासायनिक समीकरण में प्रयुक्त होने वाले शब्द को उसको परिभाषित कीजिए, उसमें जो उस फार्मूले में जो चीज़ प्रयुक्त हुआ है उसको डिफाइन कीजिए, वो क्या चीज़ है। तो इस प्रकार से तो इस इक्वेशन को हम यहाँ पे राउल्ट के नियम का इस प्रकार से ड्राइव करेंगे। तो इस 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको निश्चय ही पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। तो और आप लोग बुक से उसको एक बार कंसल्ट कर लेंगे, अपने कॉपी में इसको नोट कर लेंगे, फिर आगे नेक्स्ट। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।